हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किए थे और इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें से सबसे पहला है अभी हाल ही में जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसकी जो हालात हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जो आरबीआई की अ, बहुत सारी जो दरें हैं, उन दरों में परिवर्तन किया गया है, तो उन दरों को भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत के द्वारा कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, मिशन रखे गए हैं कि कुछ टारगेट्स हैं, उनको कब तक पूरा किया जाएगा, उनको देखेंगे। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और इनसे जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनमें सबसे पहला अगर हम बात करते हैं वो है, सबसे पहले देखो आरबीआई की बात करते हैं हम। आरबीआई के द्वारा नवीनतम जो मौद्रिक दरें हैं, ये आपकी 1 मई 2026 तक की जो स्थिति है, यहाँ तक हमने इसको अपडेट किया है। सबसे पहले आरबीआई की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की जाती है और इसके जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यानी 1 जनवरी 1949 से पहले जो है ये कोई केंद्रीय बैंक नहीं हुआ करता था। जैसे कि वर्तमान के बैंक है, उसी प्रकार से जो है आरबीआई कार्य किया करता था। लेकिन उसके बाद ये महसूस हुआ कि एक जो है केंद्रीय बैंक होना ज़रूरी है, जो कि सभी बैंकों को रेगुलेट करे। इसी के मद्देनज़र रखते हुए 1 जनवरी 1949 को जो है इसको मुख्य बैंक के रूप में रखा गया, जो कि सभी बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है, वो है मुंबई के अंदर। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी दरें हैं, उन दरों को समझेंगे भी और जो अभी रेट चल रही है, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक दर। अगर हम बैंक दर की बात करते हैं, तो ये क्या होती है? ये होती है कि जिस दर पर आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर। अब यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक आ रहा है। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? जो लेन देन करते हैं। जितने भी बैंक है वो सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, तो जो बैंक दर रखी गई है, ये है 5.50%। याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। यानी अगर कोई बैंक है जिसको जो है आरबीआई से क्या करना है, ऋण लेना है, तो क्या करेगी, वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई क्या करती है, बोलेगी कि ठीक है, आप हमसे ऋण ले लीजिए, लेकिन आपको जो है 5.50% की दर से क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो इस ब्याज दर को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बैंक दर। इसके अलावा जो अगला है, वो है रेपो दर, रेपो रेट जिसको कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो रेपो दर क्या होती है, जिस दर पर क्या करता है, आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं। यानी कोई बैंक है, अब इसको क्या है कि एक नाइट के लिए या एक दिन के लिए ऋण की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई इसको जो क्या करेगा, अल्पकालिक ऋण देगा। और इस अल्पकालिक ऋण को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, यानी रेपो दर। तो इसकी जो दर रखी गई है अभी कितनी है, 5.25%, यानी 5.25%। अब इसका प्रभाव क्या करता है, देखो, अगर तो रेपो दर क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी अगर आरबीआई चाहे रेपो दर बढ़ा दे, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम बैंक से ऋण लेंगे तो ऋण महंगा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है कि ये देखो, आरबीआई को, जो बैंक है उसको क्या करता है, आरबीआई को ऋण लेना पड़ता है। अब अगर हम बैंक से ऋण लेंगे, तो ये पैसा हमारे पास जा रहा है और ये वसूली कहाँ से करेगा, हमसे करेगा। यानी जितना ये रेपो रेट बढ़ेगा, उतना जो है ऋण की दर बढ़ेगी। यानी जो ब्याज हम देते हैं, आप कोई गाड़ी वगैरह ले रहे हैं या कुछ व्हीकल्स वगैरह या कोई अदर लोन से, होम लोन हो गया, तो उस समय क्या होगा, ये फिर महंगा हो जाएगा। अगर रेपो दर कम होती है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये ऋण कम हो जाएंगे, यानी ऋण सस्ते हो जाएंगे। आपको जो है कम दर पर जो है कोई भी बैंक आपको ऋण प्रोवाइड कराएगा। अब इसके अलावा एक होती है रिवर्स रेपो दर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल आर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अभी है कितनी, 3.35%। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है।
यहाँ क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, किसी बैंक से क्या करता है, उधार लेता है। यानी मैं मुख्य बैंक हूँ, मैं क्या करूँगा, ये जो बैंक है वाणिज्यिक बैंक, इनसे क्या करूँगा, कर्ज लूँगा। और ऐसा कब किया जाता है, जब बाजार में क्या हो, पैसा अधिक अधिक हो, यानी मुद्रास्फीति क्या हो, बढ़ रही हो। ऐसी स्थिति में क्या करता है, आरबीआई इन बैंकों से पैसा वापस लेता है एक रिवर्स रेपो रेट पर, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, थोड़ा पैसा कम हो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। तो जब ये रिवर्स रेपो रेट रखी है, ये रखी है आपकी 3.35%। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण दरें हैं उनको भी हम देखते जाएंगे एक साथ। एक है आपकी सीआरआर, ये भी कैश रिजर्व रेशियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कितनी है, 3% है। यानी ये रिवर्स कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का जो एक निश्चित भाग क्या करना है, आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। यानी माना बाद ये एक बैंक है, ठीक है, इसके पास टोटल 100 रुपये हैं। अब ये 100 रुपये यहाँ पे है, अब क्या है, आरबीआई को डर है कि कल के दिन अगर ये बैंक दिवालिया हो जाए, ठीक है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जिन ग्राहकों के यहाँ पे अकाउंट खोल रखे हैं, खाते खोल रखे हैं, उनको नुकसान ना हो, या उनके जो पैसे हैं उसकी भरपाई कैसे हो, उसके लिए क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा पहले से, जैसे इसके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये का कुछ प्रतिशत हिस्सा, ये जो जैसे यहाँ पे दे रखा 3%, इसका 3% हिस्सा क्या करता है, आरबीआई अपने पास नगद के रूप में, कैश के रूप में क्या करता है, जमा करता है। यानी जैसे 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 3 रुपये क्या करेगा, आरबीआई जो है अपने पास रखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कैश को जो है रिजर्व रेशियो, रिजर्व के रूप में रखा जा रहा है किसके पास, आरबीआई के पास। तो अभी कितनी है ये रेशियो, कितना रखा है, 3%। यानी आपकी कुल संपत्ति जितनी है बैंक के पास, कुल जितना भी पैसा है, उसका 3% से क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा, यानी सीआरआर के रूप में। इसके अलावा एक होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, अभी देखो एसएलआर कितना रखा है यहाँ पे, 18%। अब ये क्या होता है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी बैंकों को जो है अपनी जमा राशि का एक भाग सोना, नकदी या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। अब देखो यहाँ पे एक हो गया एसएलआर, एक हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब यहाँ हमने ये रख दिया 3%। इसके अलावा 18% क्या करना पड़ता है, जैसे ही हो गया 100 रुपये है, इसमें से 3 रुपये तो आपने रख दिए सीआरआर के रूप में। इसके अलावा इसका 18%, यानी जैसे कि अगर 100 रुपये, तो इसका इसमें से 18 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, किसी जो हार्ड करेंसी जैसे गोल्ड हो गया या नकदी हो गया, उसके रूप में क्या करना पड़ेगा, ये सोना या नकद के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ेगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, गवर्नमेंट एसेट्स के रूप में, यानी इसका मैक्सिमम यूज़ कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप ये पैसे हमारे पास दो, हम इसको निवेश करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर गोल्ड के रूप में या फिर नगद राशि के रूप में रखा जाता है, इसे भी आप कहीं खर्च नहीं कर सकते। यानी 100 में से आपके 21 रुपये ऐसे हो गए जिस पे आप छेड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा एक होता है MSF, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये इसकी दर कितनी है, 5.50%। ये भी हाल ही के आंकड़े हैं, तो ये आपको देखना जरूरी है। अब क्या होता है कि इस स्थिति में जो MSF रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, ये क्या होता है, एक आपातकालीन ऋण होता है। जब क्या होता है, किसी बैंक के पास एकदम से पैसे की कमी पड़ गई और अचानक से क्या जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई से क्या करेगा, इस रेट पर जो है, यानी जैसे 5.50% है, इस रेट पर जो है क्या करेगा, ऋण लेगा, ठीक है। तो ये MSF है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ दरें हैं, तो यहाँ पे हम एक बार इनको सारणी में देखेंगे कि किसकी दर कितनी है। बैंक दर कितनी है वर्तमान में, 5.50%, और रेपो दर कितनी है, 5.25%। रिवर्स रेपो दर की बात करते हैं, यानी RRR की बात करते हैं, तो ये कितना है, 3.35%। और कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, यानी CRR, ये है 3%।
SLR की बात करते हैं तो SLR अभी वर्तमान में है 18% है और MSF कितना है 5.50%। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दरें थी। इसके अलावा जो भारत के आगामी लक्ष्य हैं जिनको कंप्लीट करना है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं तो 2026 का जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है क्या है, पहला लक्ष्य क्या है, नक्सल मुक्त भारत को बनाना है, यानी जितने भी नक्सलवाद जो भारत में है उसे पूरी तरह से क्या करना है, समाप्त करना है। तो ये टारगेट रखा है कि 2026 तक जो है हमने जो है नक्सल मुक्त भारत बनाना है। और हमारे पास जो अगला मिशन है वो है, एक मिनट, 2027 के लिए क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। एक तो है टीबी मुक्त भारत को बनाना, यानी जो टीबी के मरीज है टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना। यानी इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रत्येक जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो आपका टीबी का मुक्त इलाज किया जाएगा, जितनी भी टीबी की जांचें हैं वो जांचें सब मुक्त होगी। और ये लक्ष्य 2027 तक रखा है कि हम क्या करेंगे, पूरे देश में ट्रैक करेंगे कि जितने भी टीबी के मरीज हैं उनकी फ्री जांच हो, उनकी फ्री जो दवाई वगैरह है वो सब मुफ्त में मिल जाए। और 2027 तक जो है हम इस लक्ष्य तक पहुँचे कि जो है हम सबको जो है इससे मुक्त कर दे जो जो लोग मतलब टीबी से ग्रसित हैं। इसके अलावा 2028 के लिए क्या क्या लक्ष्य हैं, एक तो है $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2028 के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो 2030 से 2030 के लिए भी काफ़ी सारे लक्ष्य रखे गए हैं। जो कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जैसे कि बात करें, एक तो है आपका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। हालांकि अभी सिचुएशन ये है कि हमारी पोजीशन नीचे गिरी है। इसके अलावा है भारतीय रेलवे को जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना। इसका मतलब क्या है कि आप देखें कि पहले की जो ट्रेनें हैं उनमें कोयले का यूज़ किया जा रहा है, तो इसको क्या करना है, पूरी जो ट्रेनें हैं उनको इलेक्ट्रिक करना। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जिनको जो आपको अलग अलग जितने भी मेथड्स है उनके द्वारा ट्रेन को चलाना। बस उसमें क्या है, जो ये जहाँ 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 से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को समाप्त करना। तो ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक के लिए। इसके अलावा क्या है, भारत से मलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करना या मलेरिया का उन्मूलन करना, ये भी लक्ष्य रखा गया 2030 के लिए। इसके अलावा जो HIV और एड्स है इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य भी कब का है, 2030 का। और अगला जो लक्ष्य है जिसकी अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है आपका इलेक्ट्रिक वाहनों को जी 30% तक बढ़ाना। अभी जिस प्रकार से तेल के रेट बढ़ रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट जो पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है, तो इससे बचने का हमारे पास सबसे उचित जो तरीका है और सबसे जो आसान है वह है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है और अधिक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारी जो अभी आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक वाहन तो ले लेते हैं लेकिन जो आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले योजना बनानी पड़ेगी, पहले सारी चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि जो है लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सके। इसमें सब्सिडी दी जानी चाहिए और लोगों को जो है तभी प्रोत्साहित होंगे। दूसरा इसमें क्या है, इनकी जो कीमत है वो एक आम नागरिक के हिसाब से जो है काफ़ी अधिक है, तो इसको इस पर भी जो है काम करना चाहिए, तब जाके जो लोग इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। अगला है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त करना। और इसके अलावा है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना। जितना भी कपड़ा निर्यात हो रहा है यानी हम दूसरे देशों को भेजते हैं तो उसको जो है 3 गुना तक बढ़ाएंगे। इसके अलावा 100 मिलियन टन तक कोयला है उसका गैसीकरण करेंगे। अभी ये जो है अभी जिस प्रकार से LPG के रेट बढ़ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य भी रखा है कि हम जो है अब कोयले से क्या करेंगे, गैस का उत्पादन करेंगे। पर यहाँ पे कोयला गैसीकरण की बात की जा रही है, तो ये कितना है, 100 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2030 तक और लक्ष्य क्या है, कुल कार्बन उत्सर्जन में जो 1 अरब टन की कमी जो हम करेंगे, ये हमने लक्ष्य रखा है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे इंडिया के आप इस समय देखेंगे तो अगर विश्व के 50 शहरों की बात करते हैं जो
उनमें से जो 47 शहर ऐसे हैं जो इंडिया के सबसे गर्म। इसके अलावा जो 2030 के लक्ष्य है वो है भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना। अभी भी जो है आप देखेंगे कई क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम की उम्र में जो है शादी करा दी जाती है। तो इसको जो पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 का। इसके अलावा 300 मिलियन टन इस्पात क्षमता को बढ़ाना, ये भी जो है लक्ष्य 2030 के लिए रखा है। अब वर्ष 2035 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2035 का जो लक्ष्य है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। इस पे जो है इसरो अभी काम कर रहा है और ये मिशन जो है 2035 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2040 के मिशनों की, तो उसमें 2040 के लिए क्या रखा है, चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारना। ये जो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए ये मिशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक देखेंगे अब चंद्रयान के काफ़ी सारे मिशन हो चुके हैं, जिसमें से चंद्रयान 3 जो है काफ़ी सफलतापूर्वक जो है लैंड किया था, और अब जो है चंद्रयान 4 का भी अभी लॉन्च होगा। और इसका लक्ष्य क्या रहेगा, पहले जो पेलोड वगैरह है वो चंद्रमा की सतह पे उतरेंगे और यहाँ से मिट्टी के नमूने लेके आएगा और ये वापस कहाँ आएगा, भारत में। यानी यहाँ से जो है नमूना लाया जाएगा, यहाँ का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा 2047 सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे भारत को आज़ाद हुए जो है तब तक 100 साल पूरे हो जाएंगे, और 100वें साल जो है क्या क्या लक्ष्य रखे हैं कि हम तब तक क्या करेंगे। एक तो सबसे पहला जो है विकसित भारत बनाना। इसमें क्या है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सबसे जो मेन टारगेट है ये 2047 के लिए जो रखा गया है। इसके अलावा ऊर्जा आत्मनिर्भर बनना, यानी ऊर्जा पे डिपेंडेंसी जो हमारी है अभी अन्य कंट्रीज़ पे, उसको ख़त्म करना है और इसके जो है अपने देश में वैकल्पिक स्रोत जो है पैदा करना है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्षमता को जो है 1 लाख मेगावाट तक जो है इसको क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरो कार्बन जो है इसका उपयोग 80% तक क्या है, कम करना है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है हमारे नेचर के लिए। इसके अलावा जो पोत निर्माण है, पोत निर्माण में भी जो है आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो जलयान है जहाज है, उनको जब हम आयात करते हैं तो इस क्षमता को विकसित करेंगे कि जो हम स्वदेशी जहाज़ों का निर्माण करें। इसके अलावा एनीमिया पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। 2050 के लिए लक्ष्य है मुंबई को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाना। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है तो इस पर काम भी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत को जो है 2070 तक पूर्ण रूप से जो है नेट जीरो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। यानी 2070 तक जो है भारत क्या करेगा, प्रतिदिन 0% कार्बन उत्सर्जन, यानी पूर्ण रूप से जो है कार्बन मुक्त हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन जो कोयले से या फिर जो भी हम ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जैसे कोयला उत्पन्न होता है, तो उन चीज़ों को कम करने का ये जो है लक्ष्य है। अगर हम एक तरफ से थोड़ा सा वन लाइनर रूप में देखेंगे तो इसमें देखा जाए नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य 2026, टीबी मुक्त का रखा था 2027 के लिए, चंद्रयान 4 मिशन 2028 का है, और $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2028 का है, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है, 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का है 2030 के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 का, और चंद्रमा पर भारतीय यात्री उतारेंगे 2040। विकसित भारत का लक्ष्य 2047, इस पर जो है काफ़ी काम भी चल रहा है। तो इसके अलावा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये 2070 तक का रखा है। 2070 तक जो हम जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि संभवतः पेपर में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई की रेपो दर कितनी थी अभी 1 मई 2026 तक, क्या कह सकते हैं कि आरबीआई की रेपो दर कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 5.25%। सीआरआर कितना था, तो ये कितना है 3%, ये हमने अभी देखा है, तो संभवतः प्रश्न बन सकते हैं। अगला है भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो ये कब तक का है 2026, और ये भी एक क्वेश्चन इस समय पूछा जा सकता है, चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये भी का लक्ष्य है। इसके अलावा टीबी मुक्त की बात की जाए तो टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है 2027 के लिए। आप इन एमसीक्यूज को लगाएंगे।
इसके अलावा चंद्रयान 4 लॉन्च का लक्ष्य है 2028 के लिए, ऑप्शन बी है। इसके अलावा भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का है, तो यह रहेगा आपका 2030 तक का। इसके अलावा भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करने का लक्ष्य है, तो यह है आपका 2035 के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। अपना चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य ये कब तक का है, 2040 तक का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है, 2070 के लिए। अगर रेलवे का पूछा जाए तो रेलवे का 2030, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई का है 2050 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई के लिए 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह है आपका 2030 के लिए। एसएलआर की दर कितनी थी, या एसएलआर की वर्तमान दर कितनी है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए जो है कितनी, 18%, यानी जो आप गोल्ड के रूप में रखेंगे या तरल करेंसी के रूप में जो रखेंगे वो है। इसके अलावा एमएसएफ का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा जाता है, ये सीआरआर का, ट्रिपल आर का, एसएलआर का और एमएसएफ का, तो ये याद रखेंगे। तो एमएसएफ का क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047, भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, ये हो जाएगा आपका 2028। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा।